एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए भूगोल का मॉडल पेपर सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बी सी बताया है, आज आपका चौथा सेट है। यदि आप 70 में से 65 अंक एग्ज़ाम में प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको 4 सेट दूंगी, चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनिए। तो पहला है वायु का परिसंचरण होता है। तो वायु का जो परिसंचरण है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो आ नंबर वाला आपका इसमें सही है। दूसरा आपका रहेगा भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो यह दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। अगला है भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण है। तो भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण क्या है, मानचित्र है। अगला है प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो यह जो घाटी है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। अगली आपकी रहेगी बड़ के मैदान किस प्रक्रम के मुख्य स्थल रूप हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा नदी निक्षेपण, सी नंबर वाला। अगला है निम्नलिखित में से भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो जो भूकंपी तरंगे हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो यहाँ से आपका जो पहला है, पहले का आपका ए वाला इसमें सही है। दूसरे का आपका बी वाला सही रहेगा। तीसरे का आपका बी वाला सही रहेगा। जो चौथा है आपका, चौथे का आपका सी रहेगा। और 5वें का भी आपका इसमें सी रहेगा। और छठे का आपका इसमें सी रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। और हम आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐप पर भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऐप से जुड़ना है। यदि आप मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को चेक करें और जल्दी से जल्दी आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर प्राप्त करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। तो पहला आपका रहेगा दामोदर नदी को डेडेस का शोक कहा जाता है। तो जो दामोदर नदी है इसको किसका शोक कहा जाता है, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसमें बंगाल। अगला है डेडेस गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है भारत में डेडेस जैवमंडल निश्चय है। तो कितने हैं, 18। अगला है जलवाष्प का जल के रूप में बदलना डेडेस कहलाता है। तो संघनन कहलाता है, संघनन। अगला है डेडेस महासागरीय बेसिनों महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा महाद्वीपीय ढाल। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं महाद्वीपीय ढाल। अगला है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है, केंद्रक कहलाती हैं। और ये आपके हो गए यहाँ से कंप्लीट। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है।
कंप्लीट अच्छे से करें। और अगला आपका जो प्रश्न है सत्य लिखिए। पहला है ओजोन परत क्षोभ मंडल में उपस्थित होती है, तो आपका यहाँ पे जो पहला है वो असत्य रहेगा। दूसरा है विशाल भारतीय मरुस्थली अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है 1930 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है अनजर्द शक्तियाँ धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं, जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो धरातल को उठाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है। और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। अगला है आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1977 में पारित किया गया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न में आपको जोड़ियाँ बनानी हैं। तो आपकी पहली जोड़ी है मालद्वीप, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी उष्णकटिबंध, तो ये पहली जोड़ी। दूसरी है दक्षिण भारत, तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी। जो दूसरी जोड़ी है आपकी उसकी जोड़ी यहाँ पे आएगी आपकी हिंद महासागर। तीसरी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी फंडी की खाड़ी। चौथी है भूशिखर सम्मेलन, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1992। और आपदा प्रबंधन अधिनियम तो 2005। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। तो चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, दूसरी, तीसरी और ये वाली पहली। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से अगला जो प्रश्न है आपका रेड लिस्ट जारी करने वाली संस्था का नाम आपको इसमें बताना था, इसका नाम आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संस्था इसमें रहेगी, तो इसका आंसर आपका रहेगा IUCN संस्था है। यहाँ पे शॉर्ट में इसका नाम दिया गया है, फुल नेम यहाँ पे नहीं बताया गया है। अगला है घोल रंध्र किन क्षेत्रों की स्थलाकृति है, तो ये दक्षिण भारत की हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे दक्षिण भारत। अगला है सतत विकास के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, तो पर्यावरणीय ज्ञान आवश्यक है। पर्यावरणीय ज्ञान। अगला है सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का नाम लिखिए, तो अमेजन नदी तंत्र। अमेजन नदी तंत्र। अगला है किस विद्वान द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर आपका रहेगा अल्फ्रेड वेगनर। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा प्रश्न है, कोई दो पारी तंत्रों के नाम लिखिए। 7वें में भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। 8वें में भूगोल की कोई दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि PDF के थ्रू हम सभी को अच्छे से समझेंगे। तो यह जो क्लास है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट करना है आपको
इस क्लास को। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट आप करते चलें। तो चलिए अब 18वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से 18वां 19वां और ये आपका 20वां प्रश्न है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब चलिए हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। कोई दो पारितंत्रों के नाम लिखिए। तो वन पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। कौन से हैं? वन पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। तो स्क्रीनशॉट ले, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है ये यहाँ से। और इसका अथवा रहेगा कोई दो हॉट स्पॉट के नाम लिखिए। तो पश्चिमी घाट और हिमालय। पश्चिमी घाट, हिमालय, ये दो क्या हैं? हॉट स्पॉट के नाम हैं। अगला आपका इसमें रहेगा भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के नाम बताइए। तो पूर्वी तट क्या है? कोरोमंडल तट है। पश्चिमी तट क्या है? मालाबार तट है। तो समझ में आया होगा, पूर्वी तट कोरोमंडल तट है और पश्चिमी तट मालाबार तट है। अगला है खाड़ी किसे कहते हैं? तो समुद्र का वह भाग जो स्थल के भीतर तक घुसा हो खाड़ी कहलाता है। समुद्र का वह भाग जो क्या है? स्थल के भीतर तक घुसा हो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। अगला है भूगोल की दो शाखाएं लिखिए। तो सभी प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो भूगोल की दो विशेषता, भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्न है। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। क्या क्या है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, भूगोल अध्ययन के दो उद्देश्य लिखिए। तो इसके अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक एवं भौतिक विशेषताओं जैसे स्थल, जल, जलवायु आदि का अध्ययन करना है। क्या है? भूगोल का उद्देश्य कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक एवं भौतिक विशेषता है जैसे स्थल है, जल है, जलवायु आदि का अध्ययन करना है। और दूसरा है भूगोल का उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को समझाना है। किसके? मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसको समझाना है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लें। यहाँ से आपका 9वां है जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक निम्न है। पहला है अक्षांश। सूर्य किरणों का कोण तापमान से प्रभावित करता है। जो अक्षांश है वो क्या है? सूर्य किरणों का जो कोण है वो तापमान को प्रभावित करता है। ऊंचाई बढ़ाने पर तापमान घटता है। जैसे ऊंचाई को बढ़ाएंगे तापमान क्या करेगा? घटने लगेगा। अगला आपका रहेगा इसमें वर्षा छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वत के पवनाभिक मुख ढाल पर वर्षा होने के बाद पर्वत की पवन विपरीत ढाल पर स्थित वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम या नग्न वर्षा होती है वर्षा छाया प्रदेश कहलाता है। पर्वत के जो पवन अभिमुख ढाल पर वर्षा होने के बाद पर्वत की जो पवन विपरीत ढाल पर स्थित वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम या नगण्य वर्षा होती है उसे वर्षा छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और 10वां है गंगा की दो सहायक नदियाँ लिखिए। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी निम्न है। यमुना, घाघरा तथा गोमती। क्या है? यमुना, घाघरा तथा गोमती। तो ये हो गए हैं गंगा की सहायक नदियों के नाम। यहाँ से अगला आपका रहेगा नदी द्रोणा किसे कहते हैं? तो किसी मुख्य नदी तथा उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा जिस संपूर्ण क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणा कहा जाता है। किसे कहते हैं? कि किसी मुख्य नदी तथा उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा जिस संपूर्ण क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणा कहा जाता है। अगला है भारत में बाढ़ के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण आपका रहेगा यहाँ पे भारी बारिश से नदियाँ उफान पर आ जाती हैं। अधिक वर्षा रहेंगी तो जो नदियाँ हैं वो कैसे आ जाएंगी? उफान पर आ जाएंगी। और वनों के अभाव में जल का अवशोषण कम हो जाता है। वनों के अभाव में यानी कि वन की कमी रहेगी तो जो जल का अवशोषण है वो भी कम हो जाएगा। इस कारण से क्या है? बाढ़
आती है। तो ये 2 कारण हो गए हैं, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से भूकंप से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो भूकंप से बचने के उपाय निम्न हैं। पहला, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए और भूकंप के समय खुले स्थान पर जाना चाहिए। भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए, जो भूकंप को रोके इस तरह के भवन बनाने चाहिए और भूकंप के समय खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। तो इस तरह से हम भूकंप से बच सकते हैं। अगला आपका रहेगा 12वां प्रश्न, कश्मीर हिमालय की 2 श्रेणियाँ लिखिए। कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ निम्न हैं। पहला है काराकोरम श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी। क्या है? काराकोरम श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला है पूर्वी घाट की 2 विशेषता लिखिए। तो पूर्वी घाट की 2 प्रमुख विशेषता निम्न हैं। पूर्वी घाट टूटे फूटे एवं असतत पर्वत हैं। जो पूर्वी घाट है वो कैसे हैं? टूटे फूटे एवं असतत पर्वत हैं। दूसरा, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ इन्हीं काटती हुई बहती हैं। जो महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा और कावेरी नदियाँ है, ये क्या करती हैं? इन्हें काटते हुए निकलती हैं, बहती हैं। तो ये पूर्वी घाट की 2 विशेषता हो गई हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो वायुमंडल की परतें क्रम से लिखिए। तो पहला है क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, फिर तापमान मंडल और बाह्य मंडल। तो ये क्षोभ मंडल की परतें हैं वायुमंडल की। क्या क्या परतें हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, तापमान मंडल और बाह्य मंडल। तो ये यहाँ से और कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है और जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें ताकि एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कम समय में कर पाएँ। अगला है समताप रेखाएं की 2 विशेषता लिखिए। तो इसकी पहली विशेषता है समताप रेखाएं समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। जो समताप रेखाएं वो क्या करेगी? जो समान ताप वाले स्थान होते हैं उनको जोड़ती हैं। समताप रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जो समताप रेखाएं वो क्या है? एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बल्कि ये क्या है? समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आंसर है, कंप्लीट अच्छे से करिए। अगला आपका है वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार में अंतर लिखिए। तो वृहद ज्वार अमावस्या व पूर्णिमा को आता है। ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं। जो वृहद ज्वार है इसमें क्या है? अमावस्या व पूर्णिमा को आता है। ज्वार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? अधिक है। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं। और निम्न जो ज्वार है वो अष्टक व कृष्ण पक्ष में आता है। ये कब आता है? अष्टक या कृष्ण पक्ष में आता है और ज्वार की ऊंचाई कम होती है और सूर्य व चंद्रमा समकोण पर होते हैं। इसमें सीध में होते हैं, इसमें समकोण पर होते हैं। तो ये हो गए हैं इसमें अंतर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। अगला आपका यहाँ से प्रश्न है समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है वर्षा, तीसरा है नदियों द्वारा मीठे जल का प्रवेश। क्या है? वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों द्वारा मीठे जल का प्रवेश। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे इसके प्रभावित करने वाले 3 कारक। अगला आपका इसमें रहेगा 15वां, भारत में बाढ़ रोकने के 3 उपाय लिखिए। भारत में बाढ़ रोकने के प्रमुख उपाय निम्न हैं। पहला है बांधों एवं जलाशयों का निर्माण, दूसरा है वनों की कटाई रोककर वनीकरण और उचित जल निकासी व्यवस्था। तो क्या क्या है? बांधों एवं जलाशयों का निर्माण करेंगे बाढ़ रोकने के लिए और वनों की कटाई रोककर वनीकरण करेंगे और उचित जल निकासी व्यवस्था करेंगे। इससे क्या है? बाढ़ को रोका जा सकता है। अगला आपका जो प्रश्न है भूस्खलन के 3 परिणाम आपको बताने हैं। तो भूस्खलन के परिणाम निम्न हैं। जन धन की हानि, सड़क व रेल मार्ग अवरुद्ध होना और कृषि भूमि को क्षति। तो भूस्खलन के परिणाम क्या है? जन धन की हानि होती है, सड़क व रेल मार्ग अवरुद्ध
हो जाते हैं और कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से क्षोभ मंडल की 3 विशेषता लिखी है। क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती है। जो मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं होती है वो इसी परत में होती है। कौन सी? क्षोभ मंडल में। दूसरा है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की कैसी? ये सबसे निचली परत है और ऊंचाई बढ़ाने पर तापमान घटता है। जैसे ही इसमें ऊंचाई बढ़ाएंगे तो इसका जो तापमान है वो क्या होगा? कम होता जाएगा, घटता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। हेडले सेल और फेरल सेल में क्या अंतर है? लिखिए। तो हेडले सेल और फेरल सेल में अंतर निम्न है। पहला, हेडले सेल 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। कब? 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। जो फेरल सेल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तीसरा, हेडले सेल उष्णकटिबंधीय, फेरल सेल समशीतोष्ण है। जो हेडल सेल है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय है और जो फेरल सेल है वो समशीतोष्ण है। तो ये इस तरह से इसमें 3 अंतर हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे 17वां। यहाँ से तराई एवं भाबर क्षेत्रों में 3 अंतर लिखिए। तो पहला है तराई क्षेत्र, यह दलदली एवं नम क्षेत्र होता है। यह तराई जो क्षेत्र कैसा है? दलदली होता है और नमी वाला क्षेत्र होता है। अगला है भूमि अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ की जो भूमि हो कैसी होती है? अत्यंत उपजाऊ होती हैं। दूसरा, नदियाँ सतत बहती रहती हैं। जो नदियाँ हैं वो क्या है? नदियाँ सतह पर बहती है। जो नदियाँ है वो कहाँ पे बहेंगी? सतह पर बहेंगी। अब भाबर क्षेत्र, यह पथरीला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? ये पथरीला क्षेत्र होता है। भूमि कम उपजाऊ होती है, वहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ होती है, ये कम होती है। और नदियाँ का जल भूमि में समा जाता है। इस पर क्या है? सतह पर बहता है और इसमें भूमि के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे तराई और भाबर में अंतर हो गया है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों में 3 अंतर लिखिए। पहला है आपका, उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी होती है, दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी होती हैं। उत्तर भारत की जो नदियाँ कैसी होती है? वो बारहमासी होती है और दक्षिण भारत की जो नदियाँ है वो मौसम के अनुसार होती हैं। दूसरा, उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय से निकलती है और दक्षिण भारत की नदियाँ पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। ये हिमालय से निकलेंगी, ये पठारी क्षेत्र से निकलेंगी। और उत्तर भारत की नदियों में अधिक जल होता है और दक्षिण भारत की नदियों में कम जल होता है। इसमें पानी क्या है? अधिक रहेगा और इसमें पानी कम रहेगा। समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। अगला आपका इसमें प्रश्न रहेगा, पवन अपर्दन से बनी 3 स्थलाकृतियाँ समझाइए। तो पवन अपर्दन से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ निम्न हैं। पहला है मशरूम सेल, नीचे से कटाव के कारण छत्राकार आकृति बनती है। जो मशरूम सेल है वो कैसी है? नीचे से कटाव के कारण छत्राकार आकृति बना लेती हैं। और यारडाग, पवन अपर्दन से बनी लंबी धारियाँ। किससे पवन अपर्दन से बनी लंबी धारियाँ होती है? इसमें छन्नेदार सेल, पवन द्वारा छोटे छोटे छिद्र बनते हैं। छन्नेदार यानी कि पवन के द्वारा क्या है? छोटे छोटे छिद्र इसमें बन जाएंगे। तो ये 3 स्थलाकृतियाँ आपकी यहाँ पे हो गई हैं। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अगला प्रश्न, नदी द्वारा निर्मित किसी 3 निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पहला है डेल्टा, दूसरा है बाढ़ मैदान, तीसरा है प्राकृतिक तटबंध। क्या है? डेल्टा, दूसरे में बाढ़ मैदान, तीसरा है प्राकृतिक तटबंध। तो ये हो गई हैं इसकी 3 स्थलाकृतियाँ। अगला आपका प्रश्न रहेगा, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत गर्म व सघन बिंदु से हुई है। जो बिग बैंग सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत गर्म व सघन बिंदु से हुई है।
विस्फोट के बाद ब्रह्मांड फैलने लगा। क्या हुआ? जैसे ही विस्फोट हुआ तो जो ब्रह्मांड है वो फैलने लगा और आकाशगंगाएं, तारे व ग्रह बने। क्या है? आकाशगंगाएं और तारे, ग्रह बने। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसके कारण क्या है? आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। तो यहाँ बिग बैंग सिद्धांत है। चलिए इसका अथवा हम पढ़ेंगे। प्लेटों की सीमाओं के नाम लिखते हुए किसी एक प्लेट सीमा का वर्णन कीजिए। तो प्लेट सीमा, पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों के संपर्क स्थान को प्लेट सीमा कहा जाता है। क्या है? पृथ्वी की जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं उनका जो संपर्क है वो स्थान को क्या बोलते हैं? प्लेट सीमा कहा जाता है। प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं: अभिसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा तथा रूपांतर प्लेट सीमा। क्या क्या है? अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण, ये तीनों इसकी यहाँ पे सीमाएं हैं। पहला है अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमा वह सीमा है जहाँ 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती है। क्या करती है? 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करेगी। इस प्रकार की सीमा पर प्लेटों के टकराने से तीव्र दाब उत्पन्न होता है। इस प्रकार की जो प्लेटें हैं वो टकराएंगी तो क्या होगा? तीव्र दाब उत्पन्न होता है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जिससे क्या है? पर्वतों का निर्माण होगा। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधियां तथा भूकंप अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या है? ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंप अधिक पाए जाएंगे। और हिमालय पर्वत अभिसारी प्लेट सीमा का प्रमुख एक उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत वो है वो क्या है? अभिसारी प्लेट सीमा का एक उदाहरण है, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बने हैं। किससे? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ये बने हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखेंगे। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट अच्छे से करें। तो चलिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप एक पेज में ही इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो मैंने आपको प्रश्न बता दिया है, आपको चित्र में सभी को दर्शाना है अच्छे से। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको भूगोल का चौथा सेट बताया है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ऐप का सब्सक्रिप्शन भी आप जल्दी से जल्दी लें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करें।